दिल्ली में घर खरीदना हो, गुड़गांव में घर खरीदना हो या दुबई में घर खरीदना हो, कितना अंतर पड़ता है? ना मुझे पता है गुड़गांव में 100 करोड़ का अपार्टमेंट मिलता है। हाँ 100 करोड़ में तो पाम जुमेरा पे आप आराम से विला ले सकते हो, जहाँ पे शाहरुख खान के विला है। ये दिल्ली में घर खरीदना हो, गुड़गांव में घर खरीदना हो या दुबई में घर खरीदना हो, कितना अंतर पड़ता है? अंतर डिपेंड करेगा आप प्रॉपर्टी कहाँ खरीदना चाह रहे हो। क्योंकि जितना मुझे पता है गुड़गांव में 100 करोड़ का अपार्टमेंट मिलता है, वहाँ 100 करोड़ में तो आप इतना बड़ा विला ले लोगे। आप पाम जुमेरा पे आप आराम से विला ले सकते हो 40 मिलियन में, मैं दिलवा दूंगा। इंटरेस्टिंग। और अगर जहाँ पे शाहरुख खान के विला है, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है। और अगर ग्लोबली बात की जाए, मतलब ग्लोबली अगर बात करते हो, दुबई इज़ द चीपेस्ट टॉप सिटी इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से कंपेयर करो, आप लंदन से करो, पेरिस से करो, हांगकांग सबसे एक्सपेंसिव है। ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो, कहीं भी अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट निकालोगे दुबई का सस्ता पड़ेगा। इवन इंडिया से भी आप अगर कंपेयर करोगे दुबई का पर स्क्वायर फीट रेट, दुबई या तो आसपास होगा या सस्ता होगा। इंटरेस्टिंग। दुबई में अगर हम बात कीजिए वीज़ा की, जैसे किसी को जाना हो, क्या कैसे वीज़ा मिलता है, किस किस कैटेगरी में वहाँ वीज़ा है? देखिए विजिट वीज़ा रहता है एक, तो सबसे पहले आप विजिट वीज़ा ले लो, आप जाओ विजिट करो वापस आ जाओ। फिर एक वो वहाँ जाकर ही है? नहीं, वो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करो। ओके। वो विद इन अ डे आपको मिल जाता है वीज़ा। कोई उसका बेसिक क्राइटेरिया? कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस अभी इन्होंने एक नया चालू किया क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे, फिर आने के बाद परेशान होते, तो उन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया डाल दिया। अगर आप आ रहे हो तो आपका रिटर्न टिकट, होटल, अगर कोई रिलेटिव के वहाँ जा रहे हो तो उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, चाहे वो रेंट पे रह रहा हो तो उसका रेंटल एग्रीमेंट, या खुद की प्रॉपर्टी तो उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट जिसको टाइटल डीड बोलते हैं। और आपके अकाउंट में 60-70 हज़ार रुपये होना चाहिए बस। और कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं, क्योंकि इससे तो ज़्यादा पैसा लग ही जाता है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके ऊपर इन्वेस्टर वीज़ा, गोल्डन वीज़ा भी मिलता है। तो अगर आपने 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, जो हर 2 साल में रिन्यू होता रहेगा जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है। और अगर आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हो तो वो आपको लगभग 4.5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदोगे, जो लगभग 2 मिलियन की होती है दुबई में। उस पर आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप अपनी फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हो। इन्वेस्टर वीज़ा पे भी आप फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन गोल्डन वीज़ा 10 साल का होगा। और आप अपने सर्वेंट्स को भी ले जा सकते हो, मेड हो गए, ड्राइवर हो गए, इनको भी ले जा सकते। अच्छा, यहाँ का ड्राइवर फिर उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा वहाँ पे? ये तो बात सही है उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर उसके ड्राइवर होने का फायदा क्या? तो वहीं से ड्राइवर ले लो ना, क्योंकि उसको तो वीज़ा देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि फिर इसको मैं एग्जाम क्लियर करवाऊँ, इसके भी 2 लाख रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस डालूँ, फिर वो दूसरी जगह जॉब ढूंढ लेगा उसके बाद अच्छी सैलरी पे हाँ, ये भी लॉजिक है यार। ये भी लॉजिक है, क्योंकि आप वहाँ पे किसी को बाउंड नहीं कर सकते। होता है ना दूसरी कंट्रीज में, मैंने वीज़ा दिया तो मैं अब सब कुछ हो गया। दुबई में ये नहीं है। आपने कौन सा वीज़ा लिया? मेरा तो वही इन्वेस्टर वीज़ा है। ओके। बिजनेस आप करते हो तो आपको पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। गोल्डन वीज़ा नहीं अप्लाई किया? गोल्डन वीज़ा ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब ऐसा लगा नहीं कभी कि करना चाहिए। और एक सच्चाई ये भी है, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज वाइफ के नाम पे, तो अपन तो वही गरीब आदमी है तो ऐसा तो इंडिया में लोग करते हैं टैक्स बचाने के लिए, वहाँ कैसा क्यों कर रहे हो? प्रेम है ना अंगूठी बेच के शुरू किया था इसलिए? देखो हर मौके पे साथ थी, जब कुछ नहीं था तब भी थी, आज सब कुछ है तो सब उन्हीं का तो है। अपने अपने नाम पे भी होके अपना क्या था और अपन क्या कर लेंगे। अभी शॉपिंग पे जाना है तो रोल्स रॉयस में कौन जाएगा, अपने पास तो टाइम है नहीं घर में ज़्यादा टाइम कौन रहेगा, अपने पास तो टाइम है नहीं। हालांकि वो भी जॉब कर रही थी, वो भी रियल एस्टेट में थी, लेकिन अभी बेटी हुई है तो उस वजह से ब्रेक लिया है। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रहा आपकी लाइफ में? जितना आपकी लाइफ में रहा है मैं जब स्टार्ट किया था ना सोशल मीडिया, तो मुझे लोग टिकटॉकर बोलते थे, यूट्यूबर बोलते थे, क्योंकि पता नहीं था ना लोगों को ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, वो मैंने कुछ वीडियोस देखे, वो कलरफुल कपड़ों वाले। हाँ, वो कैटेगरी जिसे हम छपरी कहते हैं। हाँ वो कैटेगरी पे भी आऊँगा मैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ मैंने 4 साल पहले जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। क्योंकि देखो मुझे ये था कि मैं लोगों को बोलूँ, क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी देख रहा होता ना, आप ये समझो वो अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ देखो, प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन निकालो। आपको पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए। सोशल मीडिया एक सॉल्यूशन था मेरे लिए। अब मुझे पता है यार मेरे क्लाइंट्स है ये सारे, राइट। अब इनके पास टाइम तो वीक में मिल नहीं रहा, फ़ोन पे बात होती है, लेकिन वीक में कब होती है, जब ऑफिस से घर चले जाते तब बात होती है।
और विजिट करने कब आते हैं? वीकेंड पे आते हैं। लेकिन वीकेंड पे कितनी प्रॉपर्टी एक देख लोगे आप एक दिन में? 4 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। इतनी भी देख ली तो बड़ी बात है, क्योंकि आप इत्मीनान से देखते हो। मैंने सोचा सॉल्यूशन क्या निकाले, तो एक कम्युनिटी जिसमें 8-10 विलास बने थे, शो विलास। तो मैंने बोला यार हर क्लाइंट को कोई ये देखता है, कोई वो देखता है, कन्फ्यूजन रहता है। मैंने स्टार्ट करता हूँ कुछ। मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना। मैंने सारी जो प्रॉपर्टीज़ पे मैं जाता था उस पर ऐसे ही वीडियो बनाता था। मैं वो माइक भी नहीं था, और मैं कोई भी बंदे को मेरे साथ ले जाता था कि चल यार थोड़ा सा हेल्प कर दे, दोस्त को पकड़ ले किधर से, चल तेरे को आज खाना खिला दूंगा। हमारे तो दोस्त उतने में बिक जाते थे भाई। तो वो क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, तो 10 दिरहम भी हमारे लिए बड़ी बात थी। चल भाई, तो उन्हें वीडियो बना दी, यूट्यूब पे डालना चालू किया, लोगों का रिस्पांस आना चालू हुआ। तो उसमें क्या हुआ, मैंने लोगों को बोलना चालू किया कि सर आपने ये प्रॉपर्टी देखी? बोले नहीं। मतलब एक काम करो, मैं प्रॉपर्टीज़ भेज रहा हूँ, आपके रिक्वायरमेंट समझ के मैं उसको सारी लिंक्स भेजता था। वो बैठ के आराम से रात में मोबाइल पे, आईपैड पे या टीवी पे अपने फैमिली के साथ प्रॉपर्टीज़ देखते थे, शॉर्टलिस्ट करते थे, फिर कॉल करते थे, यार ये वाली मुझे सही लगी, आप दिखा सकते हो क्या? तो जो पहला स्टेप था, जो बहुत डिफिकल्ट था, वो सबसे ईजी कर दिया। मुझे लगा यार इससे तो काम बन रहा है। अच्छा, क्लैश क्या हुआ, मैं जिस कंपनी में काम करता था तब, मेरे कंपनी के ओनर्स हज़ारों दिरहम, लाखों दिरहम खर्चा कर रहे वो लीड्स को जनरेट करने में, और मैं फ्री में कर रहा हूँ, और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फिर मैंने वीडियोस से मुझे रिस्पॉन्स आने में बूस्ट किया। बूस्ट मतलब अपना पैसे कभी पेड नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने उसके ऊपर और काम करना चालू किया। फिर मैंने इंस्टा पे बनाना चालू किया, फिर टिकटॉक पे बनाना चालू किया। तो वो उस तरीके से सोशल मीडिया चालू हुआ, और एक जर्नी चालू हो गई, और यहाँ तक पहुँच गए पता ही नहीं चला। आज की तारीख में बोलना चाहूँगा मेरा 99% बिजनेस सोशल मीडिया से चल रहा है। और एक चीज़ है, उसके ऊपर इतनी मेहनत भी करना पड़ती है। जैसे आप कंटिन्यूस शूट कर रहे हो, आपके इतने चैनल्स हैं, हमारे भी इतने चैनल्स हैं। मेरा एक सबसे पहले यूट्यूब मैंने चालू किया, विनय शाह द मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट। तब तो मास्टर भी नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो टाइटल ले लिया, आज बोल सकता हूँ, और लोग बोलते भी है। फिर उसके लिए एक अलग शूट होता है 10 मिनट का, 12 मिनट का, सेम प्रॉपर्टी का। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए अलग से शूट होता है इंग्लिश के अंदर, उस पर इंस्टाग्राम का 1 मिनट में वो प्रॉपर्टी को दिखाना है। फिर मैं थोड़ा ऐसा लगा यार कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ना मज़ा नहीं आ रहा था, मातृभाषा जो होती है ना, क्योंकि है तो अंदर से हिंदुस्तानी। तो फिर मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया, दूर का दोस्त दुबई से, यही जिसमें रणवीर सिंह वाले कपड़े पहनते हो जी। वो कपड़े इतने खतरनाक होते हैं, जब मैं ऑर्डर कर रहा होता हूँ या घर पे आते ना, मेरी बीवी बहुत चिल्लाती, विनय कसम से ये नहीं पहनने वाले हो तुम। मैं बोलता मुझे भी नहीं पहनना है, लेकिन ये डिमांड है, कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे लोग वीडियोस बना रहे। पहले तो हम 4-6 लोग ही थे जो दुबई में रियल एस्टेट में वीडियोस बनाते थे, और अगर देखे जाए तो उनमें से सबसे गरीब मैं ही था, क्योंकि बाकी तो सब इस्टेब्लिश थे, बॉर्न एंड बॉटअप वहाँ थे, उनकी खुद की कंपनीज थी, उनके पास सारे ऐशो आराम थे, माइक्स थे, ये थे वो थे। मुझे याद है आज भी, मैंने मेरा पहला माइक 35 दिरहम का खरीदा था, बोया का। आईफोन थे नहीं, तो किसके आईफोन से बना लिए या कोई मोबाइल से बना लिए, वैसे चला था। आज तो सारी चीज़ों की भरमार पड़ी है। तो सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रस्ट भी डेवलप हुआ। और सोशल मीडिया से ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मुझे 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। तो लोग पूछते फिल्म फेयर अवार्ड कैसे, तो पहली बार मिडिल ईस्ट में फिल्म फेयर ने अवार्ड्स स्टार्ट किए रील्स इन्फ्लुएंसिंग कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर मुझे रियल एस्टेट में 2 बार अवार्ड मिले। उसके अलावा बेस्ट एडवाइज़र ऑफ द ईयर का अवार्ड है। फिर उसके बाद में हमने कंपनी स्टार्ट करी, तो उसके अलग अवार्ड्स है। ये मेरे पर्सनल अवार्ड्स है। इंटरेस्टिंग। सो ओवरऑल जितना मैं समझ पा रहा हूँ, दुबई में पेपर वर्क ईजी है, टैक्स वर्क ईजी है जी, इस वजह से लोगों का झुकाव ज़्यादा ईजी है, और लाइफस्टाइल थोड़ी बेहतर है। और देखिए, प्रॉपर्टी ऐसे खरीद के ऐसे बेच सकते हो, ऐसे रेंट पे लगा सकते हो। अच्छा, जैसे ये रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हो जी, आप मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर से रहने वाले, ये थॉट कैसे आता है कि यार यहाँ जाके हम रियल एस्टेट में काम करेंगे? नहीं, ऑप्शन नहीं था ना भाई। क्योंकि मुझसे कई लोगों ने कहा कि यार वहाँ पहुँच के जर्नी तो एक अलग कहानी हो गई, अलग स्ट्रगल है, बट वहाँ पहुँचने तक का भी एक स्ट्रगल होता है। तो वो थॉट कैसे आया कि यार रियल एस्टेट में ही काम करना है? मैंने बताया जैसे कि मेरे पास ऑप्शन था नहीं, मेरी खुद की तबीयत खराब थी, 10,000 के लिए मैं जॉब ढूंढ रहा था। जो जॉब मिली, माता रानी ने आशीर्वाद दिया, जो मिली पहुंच गए। और अब पूरा परिवार वहीं है? पूरा परिवार वहीं है। इवन मेरे बिजनेस के अंदर अब मैं धीरे धीरे फैमिली वालों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। सोशल मीडिया भांजी देखती है, भांजा भी आईटी देखने आने वाला है, जीजा जी फाइनेंस देखते हैं, पूरा वाइफ पूरा ओवरऑल मैनेज करती है। सत्संग में काम करवा लेते होगे?